तो कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के बारे में हम आपको बताने से पहले इसका छोटा सा इंट्रो देंगे और हमने इस बुक को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये बुक हमें समझाती क्या है और क्या कहना चाहती है। दुनिया में बहुत सी किताबें पैसे पर लिखी गई हैं। कुछ बताती हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, रिटर्न कैसे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी बिल्कुल अलग जगह से बात शुरू करती है। ये किताब पूछती है इंसान पैसों के मामले में इतना इमोशनल, इतना कंफ्यूज्ड और इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है। अगर पैसा सिर्फ नंबर होता तो दुनिया का सबसे स्मार्ट लोग सबसे अमीर होते हैं, लेकिन असल में रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता। पैसा मैथ का मसला नहीं, दिमाग का मसला होता है। हम ये मान कर चलते हैं जो बंदा ज़्यादा जानता है, जो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वही पैसों में जीतता है। लेकिन हम फिर देखते हैं प्रोफेसर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, एमबीए वाले गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और सिंपल लोग अर्बन बन जाते हैं। तो सवाल उठता है गलती नॉलेज में है या बिहेवियर में। इसका किताब क्लियर जवाब देती है पैसा आईक्यू का टेस्ट नहीं, बिहेवियर का टेस्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद को नहीं जानते। देखो, इंसान को लगता है मैं लॉजिकल हूँ, लेकिन जब मार्केट गिरती है, नुकसान होता है, लोग अमीर होते नज़र आते हैं तो लॉजिक भाग जाता है और फेयर, ईगो, कंपैरिजन कंट्रोल ले लेते हैं। यहाँ से पैसे की गलत फैसले होना शुरू हो जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसे बचपन में देखा, वालिद की सैलरी कम थी, घर में टेंशन रहती थी, पैसा हमेशा मसला था। जब वो बड़ा होता है और पैसा कमाता है, वो हर चीज़ सेव करता है, रिस्क से डरता है, लॉस का ख्याल भी उसे डरा देता है। दूसरा बंदा था, स्टेबल घर से आया था, पैसा हमेशा अवेलेबल रहता, कभी रियल लॉस नहीं देखा। वो रिस्क लेता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब बताओ कौन सही था? जवाब दोनों अपनी कहानी के मुताबिक। यहीं से बुक का असल मैसेज शुरू होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है इंसान पैसे को अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों के लेंस से देखता है, इसीलिए कोई क्रैश में भी इन्वेस्ट करता है, कोई थोड़ा सा लॉस को देखकर पीछे हट जाता है और हम बाहर से कहते हैं ये बंदा पागल है, लेकिन असल में नो वन इज़ क्रेजी। अब हम बताते हैं कि सोशल मीडिया और पैसे का जहर क्या चीज़ है। आज के सबसे बड़ा मसला ये है, हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं, अपनी कैपेसिटी भूल जाते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, मैं 25 साल का हूँ और मैं मिलीनियर हूँ। ये देखकर दिमाग क्या कहता है? जल्दी अमीर बनना है, ज़्यादा रिस्क लेना है, शॉर्टकट ढूंढना है, और फिर जब गिरते हो मैं ही फेलियर हूँ। तुम इंसान हो, कोई फेलियर नहीं। इस किताब का प्रॉमिस, ये किताब आपको अमीर बनने का फार्मूला नहीं देगी, गेट रिच क्विक नहीं सिखाएगी, लेकिन ये ज़रूर सिखाएगी पैसे के साथ कैसे ज़िंदा रहना है, कैसे इमोशनल डिसीजन से बचना है, कैसे लॉन्ग टर्म गेम में जीतना है। तो अगर आपने सिर्फ ये समझ लिया पैसा कंट्रोल से आता है, खरीद से नहीं, तो आप इस दुनिया के 90% लोगों से आगे हो। हमारा पहला टॉपिक है नो वन इज़ क्रेजी। हर इंसान अपनी कहानी से डिसीजंस लेता है। दोस्तों, पैसे के मामले में हम सबसे पहले गलती ये करते हैं कि हम दूसरों के डिसीजंस को अपनी सोच से जज करते हैं। हम कहते हैं इसने ये इन्वेस्ट क्यों की, इस वक्त सेल करना तो बेवकूफ़ी थी। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ पर एक लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। पीपल डू सम क्रेजी थिंग्स विथ मनी बट नो वन इज़ क्रेजी। यानी लोग पैसे के साथ अजीब काम ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। दोस्तों, हम ये मान कर चलते हैं जो ज़्यादा स्मार्ट है, जो ज़्यादा जानता है, जो ज़्यादा पढ़ता है, वही सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल होता है और वही फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। लेकिन असल में इंसान पैसे के फैसले में अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से करता है। अगर किसी ने 2008 का क्रैश देखा, बिजनेस गिरता देखा, घर वालों को टेंशन में देखा, तो उसके लिए सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, रिस्क खतरा है। और अगर किसी ने सिर्फ ग्रोथ देखी, तो हर साल इनकम बढ़ती देखी, मार्केट ऊपर ही जाती देखी, तो उसके लिए रिस्क सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों और कौन सही? जवाब है दोनों अपनी रियलिटी में। सोचो,
दो लोग हैं, एक उसने जवानी में सब कुछ लूज़ कर दिया, उसके लिए पैसा स्टेबिलिटी है, और दूसरा उसने सिर्फ सक्सेस देखी, उसके लिए पैसा ग्रोथ है। अब जब दोनों मार्केट को देखते हैं, एक कहता है सेफ रहो जबकि दूसरा कहता है रिस्क लो, और हम बाहर से कहते हैं एक तो बहुत डरपोक है और दूसरा बहुत लालची, लेकिन असल सच ये है दोनों अपनी कहानी के वफादार हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों को फाइनेंशियल डिसीजन कॉपी करते हैं बिना अपनी साइकोलॉजी समझे, बिना अपनी लिमिट जाने, तो सिर्फ हम दूसरों के रिस्क कॉपी करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं। और फिर जब नुकसान होता है, यह स्ट्रेटजी ही गलत थी, वो तरीका गलत नहीं था, लेकिन आपके लिए नहीं था। इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अपना फाइनेंशियल प्लान अपनी नीड के मुताबिक बनाओ, ना कि दूसरों के स्क्रीनशॉट के मुताबिक। लॉस से घबरा जाते हो, प्रेशर में गलत फैसले लेते हो, आपका प्लान सिंपल, स्लो और स्टेबल होना चाहिए। याद रखना, पैसा तब खराब होता है जब इंसान अपनी रियलिटी को इग्नोर कर देता है। दोस्तों, जब हम दूसरों को गलत समझते हैं, पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान गलत डिसीजन से नहीं, गलत जजमेंट से आते हैं। हम दूसरों के डिसीजन देखकर कहते हैं ये बंदा बिल्कुल बेकार है, इस वक्त सेल करना तो पागलपन था। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है हर फैसला उस वक्त सही लगता है जब वो उस इंसान की लाइफ स्टोरी के साथ मैच करता हो। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा धोखा क्या है? हम रिजल्ट देखते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं देखते। एक बंदा क्रैश में सेल कर देता है तो हम कहते हैं लॉस हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते शायद उसका घर का रेंट ड्यू था, शायद उसने पहले ही बहुत लॉस देखा है, शायद उसकी मेंटल हेल्थ अलाउ नहीं करती थी, इसीलिए वो डिसीजन उसके सर्वाइवल के लिए था, चाहे हमें वो गलत ही क्यों ना लगे। पैसा दो चीज़ों से चलाया जाता है, फेयर और ग्रीड। फेयर के वक्त लोग जल्दी सेल करते हैं, सेफ्टी ढूंढते हैं। ग्रीड के वक्त लोग ओवर रिस्क लेते हैं, बस और चाहिए सोचते हैं। फ़नी बात यह है, दोनों अपने आप को लॉजिकल समझते हैं। जब हम दूसरों को जज करते हैं, हम अपनी लर्निंग बंद कर देते हैं, हम अपने लिमिट्स भूल जाते हैं, और जब हम खुद गलत फैसले करते हैं, मार्केट ही बेकार है। इस किताब का एक बहुत मैच्योर लेसन ये है, दूसरों के फैसले समझने की कोशिश करो, उनको कॉपी करने की नहीं। अपनी साइकोलॉजी को पहचानो। दोस्तों, अगर आप लॉस देखकर पैनिक कर जाते हो, रात को इन्वेस्टमेंट की टेंशन से नींद नहीं आती, तो ये वीकनेस नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस होती है। और पैसे की दुनिया में सेल्फ अवेयरनेस सर्वाइवल है। इस पॉइंट का लास्ट और सबसे पावरफुल मैसेज ये है, पैसा जीतने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हो। पैसा जीतने का मतलब ये है कि आप गेम में टिके हो, और गेम में वही टिकता है जो अपनी साइकोलॉजी जानता है, जो अपनी लिमिट्स को मानता है। वो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, लक एंड रिस्क। दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी है, इसीलिए लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। सक्सेस और फेलियर कभी भी सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं होते। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। लेकिन ज़िंदगी में पैसे के मामले में ये फार्मूला अधूरा है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ एक बहुत गहरी सोच बताती है, सक्सेस के पीछे लक होता है और हर फेलियर के पीछे रिस्क। अगर हम मान लें कि मेरी सक्सेस में लक था और मेरी फेलियर में रिस्क था, तो फिर गुरूर कम हो जाएगा, दूसरों पर रहम आएगा, और ईगो ये बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ खुद लेते हैं, फेलियर का ब्लेम सिस्टम, मार्केट, लोगों पर डाल देते हैं। ये नेचुरल है लेकिन डेंजरस भी। दो लोग हैं, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों मेहनती और दोनों डिसिप्लिन। एक टाइम पर राइट जगह होता है और दूसरा लेट हो जाता है। रिजल्ट एक बिलियनियर बनता है और दूसरा सिर्फ स्ट्रगल में होता है। क्या मतलब दूसरा नालायक था? नहीं, टाइमिंग भी स्किल जितनी पावरफुल होती है। दोस्तों, जब हम सक्सेस की कहानी सुनते हैं, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, बुक्स, तो हम सिर्फ ये सुनते हैं, मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर जीत गया। लेकिन हम ये नहीं देखते कितनी बार वो हार सकता था, कितनी बार सब कुछ ख़त्म हो सकता था। इसे कहते हैं बाकी रहना। हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं, लूज़र्स को नहीं। दोस्तों, जब हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, हम ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और फिर कहते हैं अगर उसने कर लिया
तो मैंने क्यों नहीं। दोस्तों, उसने शायद ज़्यादा लक देखा, शायद ज़्यादा रिस्क सरवाइव कर लिया। ये वही रिस्क एंड गेम भी हो सकता है। तो ये किताब हमें बताती है कि हमेशा अपनी सक्सेस पर हम्बल रहो और दूसरों के फेलियर पर सॉफ्ट रहो, और फाइनेंशियल प्लानिंग में लक को अज्यूम करो, रिस्क को रिस्पेक्ट करो। याद रखना, जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो रिस्क का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये बुक बताती है कि जो नज़र आता है वो कम होता है, जो छुपा होता है वो ज़्यादा होता है। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो चीज़ होती है जो हमें दिखाई ही नहीं देती। हम सक्सेस को देखते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, इंस्टाग्राम लाइव, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, लेकिन हम वो सब नहीं देखते। वो रातें जब नींद नहीं आई, वो दिन जब सब कुछ ख़त्म होने के करीब था, वो डिसीजंस जो सिर्फ 1% के फ़र्क से बच गए। और हाँ, ये रिस्क होता है। सक्सेस की कहानी अधूरी क्यों होती है? हर कामयाब इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है वो अपनी कहानी क्लीन बना देता है। वो कहता है, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, फिर कामयाब हो गया। लेकिन वो यही नहीं कहता, अगर मार्केट थोड़ी और गिर जाती, अगर उस दिन फंडिंग कैंसिल हो जाती, अगर एक डिसीजन लेट हो जाता। ये ऑल्टरनेट रियलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ एक कदम दूर होती हैं। और हाँ, लक वही है जो बुरी रियलिटी को आने नहीं देता। ह्यूमन ब्रेन रिस्क क्यों इग्नोर करता है? दोस्तों, ये किताब बताती है कि इंसान का दिमाग स्टोरीज पसंद करता है, स्टैटिक्स नहीं। इसीलिए एक बिलीनियर की स्टोरी ज़्यादा पावरफुल लगती है। हज़ारों फेलियर्स के नंबर बोरिंग लगते हैं और फिर हम कहते हैं बस ये फार्मूला फॉलो करो। यहाँ से गलत लर्निंग शुरू होती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इस बुक के बारे में बताया गया है कि ज़रा सोचो, एक बंदे ने अपनी सारी सेविंग स्टार्टअप में लगा दी, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। देखा, रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर फेल हो गया, बिजनेस ही गलत था। लेकिन असल सच ये है, दोनों केस में रिस्क सेम था, लक ने डिसाइड किया कौन बच गया। सबसे खतरनाक सेंटेंस दोस्तों, पैसे की दुनिया सबसे खतरनाक जुमला ये है, मेरे साथ ऐसा ही होगा। हर क्रैश से पहले लोग यही कहते हैं। हर बबल इस सेंटेंस से बनता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान बहुत पतली लाइन होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहती है, पैसा बनाने का गोल हीरो बनना नहीं, गेम में ज़िंदा रहना है। इसीलिए अपनी लिमिट पहचानो, रिस्क लो जो आप सरवाइव कर सको। ऐसा प्लान बनाओ जो गलत होने पर भी चलता रहे। दोस्तों, अपने आप से पूछो, अगर ये प्लान फेल हो गया तो मैं क्या रिकवर कर सकता हूँ? क्या मैं इमोशनली इस लॉस को हैंडल कर पाऊँगा? क्या ये रिस्क मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग है। इस पॉइंट का सबसे हैवी लेसन ये है, लक को मान लेने से आप कमज़ोर नहीं बनते बल्कि रिस्क से बच जाते हो। और जो लोग रिस्क को इग्नोर करते हैं वो सिर्फ लकी होने की दुआ पर जी रहे होते हैं। एक बात ज़रूर याद रखना, ज़िंदगी में जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जीत के रहना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, नेवर इनफ। जब पैसा दिल को भर नहीं पाता, इंसान की फितरत में एक अजीब सी बात आती है, चाहे जितना मिल जाए दिल फिर भी खाली रहता है। आप देखते हो जो 30,000 कमाता था 50,000 चाहता है, जो 5 लाख कमाता है 10 लाख चाहता है, जो करोड़ कमाता है कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और यहीं से ये फीलिंग पैदा होती है, बस थोड़ा और हो जाए। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ये पॉइंट क्लियर करती है, पैसा ख़त्म हो सकता है लेकिन कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कंपैरिजन इंसान का स्लो पॉइजन है। दोस्तों, किताब हमें बताती है, हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं, सोशल मीडिया की हाईलाइट रील से नापते हैं, तो हम अपनी खुशियाँ मार देते हैं, अपनी मेहनत को कम समझने लगते हैं और फिर पैसा गोल नहीं रहता, रेस बन जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। सोचो, एक बंदा है, अच्छा घर है, स्टेबल इनकम है, इज्जत है, लेकिन उसका दोस्त ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा फेमस है। अब वो बंदा क्या कहता है, मैं पीछे रह गया हूँ। असल में वो पीछे नहीं रह गया होता, वो साइड में किसी और को देखने लगा होता है। दोस्तों, इनफ को डिफाइन करना सबसे बड़ा रिस्क है। ये किताब हमें बताती है, एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट भी देती है, जो इंसान अपना इनफ डिफाइन नहीं करता वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता।
और जब सर्टिफिकेशन नहीं होती है लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फैमिली, हेल्थ, सुकून दांव पर लगा देते हैं बस इसीलिए बस थोड़ा और हो जाए। दोस्तों, हिस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी ग्रिड ने उन्हें ज़्यादा लेने पर मजबूर किया और एक पॉइंट पर सब कुछ ख़त्म हो गया। इसीलिए ये बुक वार्निंग देती है, इनफ का मतलब रुकना नहीं, इनफ का मतलब कंट्रोल करना होता है। इस पॉइंट का सबसे कोर लेसन ये आता है, अमीर बनना मुश्किल नहीं लेकिन मुतमईन रहना मुश्किल है, और तुम मुतमईन नहीं होते तुम कभी सेफ नहीं होते। तुम अपने आप से पूछो मेरा इनफ क्या है। अगर जवाब नहीं मिलता तो पैसा कभी भी काफ़ी नहीं लगेगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे ख़तरनाक अल्फाज सिर्फ दो हैं, बस थोड़ा और। ये अल्फाज अमीर को बर्बाद कर देता है, सेफ इंसान को भी रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है, और सबसे बड़ी बात, ये अल्फाज कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मूवीज़ और सोशल मीडिया ने हमें सिखाया ग्रीड इज़ गुड, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी बिल्कुल सीधा कहती है ग्रीड लॉजिकल नहीं, ग्रीड इमोशनल होती है, और जब इमोशन स्टीयरिंग पर होता है ब्रेक्स काम नहीं करते। एक और रियल कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अमीर शख्स था जिसका नाम लेना ज़रूरी नहीं। उसके पास पैसा था, इज्जत थी, पावर थी, लेकिन जब उससे पूछा गया तुम्हारे लिए इनफ क्या है, उसका जवाब था बस थोड़ा और मिल जाए, और इसी थोड़े और ने उसे जेल तक पहुंचा दिया, उसका नाम बर्बाद कर दिया, और जो था वो भी ले डूबा। दोस्तों, पैसा कम होना मसला नहीं होता, इनफ ना होना मसला होता है। जब आप ज़िंदगी को दूसरों के कार से नापते हो, दूसरों के हाउसेस से नापते हो, तो आप अपनी स्पीड भूल जाते हो, अपनी रोड छोड़ देते हो, और फिर एक्सीडेंट ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाता है। इस किताब का एक बहुत मैच्योर लेसन है, रुकना भी एक स्किल है। हर इंसान कमा सकता है, लेकिन हर इंसान रुक नहीं सकता, और जो इंसान रुकना नहीं जानता वो अपनी जीत को भी हार बना देता है। दोस्तों, अपने आप से ये सवाल पूछो, कितना पैसा मेरी नीड्स कवर करता है, कितना पैसा मुझे सुकून देता है, किस पॉइंट के बाद पैसा सिर्फ ईगो बन जाता है। अगर आपने ये डिफ़ाइन कर लिया तो ग्रीड आप पर कंट्रोल नहीं करेगी। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, जो इंसान इनफ कहना सीख लेता है वो असल में अमीर होता है, बाकी सब रेस में दौड़ रहे होते हैं। ज़िंदगी में जीतना अच्छा होता है, लेकिन ज़िंदगी के साथ जीतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कंपाउंडिंग। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। अगर रिज़ल्ट लेट हो लोग बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप उसे टाइम देते हो। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन लाइनर होता है, आज 100 कमाया, कल 1000 कमाया, तो दिमाग कहता है बस इतना ही होता रहेगा। लेकिन कंपाउंडिंग नॉन लाइनर होता है, शुरू में स्लो, फिर अचानक एक्सप्लोजन। इसीलिए बीच में लोग छोड़ देते हैं। सोचो, कोई बंदा रोज़ 1% बेहतर होता है, रोज़ लगता है कुछ खास नहीं, लेकिन सालों बाद वो दूसरों से बहुत आगे होता है। डिफरेंस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। लोग कहते हैं यार मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ सवाल ये नहीं ट्राई किया या नहीं, सवाल ये है कितनी देर तक किया। कंपाउंडिंग को पेशेंस चाहिए। आपने अपने बोर्डरूम को ज़बरदस्त करना होता है, जो ये नहीं कर सकता वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं जीत सकता। इस पार्ट का एक सिंपल मैसेज है, आपकी मेहनत का फल तब मिलता है जब आपने उम्मीद छोड़ दी होती है। एक बात ज़रूर याद रखना, आज जो स्लो लग रहा है कल वही अनस्टॉपेबल होगा, आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, हमें किताब ये बताती है कि कंपाउंडिंग का सबसे ख़तरनाक झूठ ये है, ये सिर्फ पैसा के लिए नहीं होता। कंपाउंडिंग हैबिट्स में होता है, स्किल में होता है, रेपुटेशन में होता है, और गलतियों में भी होता है। जो आज छोटी लग रही होती हैं वो कल पहाड़ बन जाती है। इंसान क्यों बीच में छोड़ देता है? क्योंकि कंपाउंडिंग शुरू में कुछ नहीं देता, बहुत देर तक कुछ नहीं देता, और फिर सब कुछ एक साथ देता है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग पहले फेज़ में ही गिव अप कर देते हैं और फिर कहते हैं कि काम ही नहीं करता। असल में वो रुक गए होते हैं, काम चल रहा होता है। सोचो तो लोग हैं, एक रोज़ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था,
रिटर्न बहुत स्लो होता था। दूसरा, शॉर्टकट ढूंढता था, जल्दी पैसा चाहिए था। 10 साल बाद एक आराम से स्टेबल होता है, दूसरा फिर से ज़ीरो पर होता है। डिफरेंस, टाइम को किसने रिस्पेक्ट किया? कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पेशंस। लोग कहते हैं और कोई फास्ट तरीका बताओ, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। वहीं से कंपाउंडिंग मरना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है अनएक्साइटिंग तरीके अक्सर ज़्यादा रिलायबल होते हैं। जो चीज़ बोरिंग लगती है, हेडलाइन नहीं बनती, वही चीज़ लॉन्ग टर्म में काम करती है। सोचो, हर साल थोड़ा बेहतर बनना, हर साल थोड़ा सेव करना, हर साल थोड़ा सीखना, ये चीज़ें आज बोरिंग लगती हैं लेकिन कल आपको फ्री कर देती हैं। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल पंच ये है, जल्दबाजी पैसा ख़त्म कर देती है, सब्र पैसा बनाता है। दोस्तों, ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा, टाइम आपका दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप किस साइड पर खड़े हो। अब हमारा अगला पॉइंट है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर रहना दोनों अलग गेम्स हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है जो बंदा पैसा बना सकता है वही पैसा बचा भी सकता है, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी बिल्कुल क्लियर कहती है वेल्थ बनाना और वेल्थ को संभालना दो मुख्तलिफ स्किल्स हैं। पैसा बनाना किस चीज़ से आता है? पैसा बनाना अक्सर आता है रिस्क लेने से, कॉन्फिडेंस से, थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस से, बोल्ड डिसीजन से। इसीलिए हम देखते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, एग्रेसिव इन्वेस्टर, फास्ट मूवर्स जो पैसा बना लेते हैं, लेकिन पैसा रहता क्यों नहीं? दोस्तों, पैसा रहने के लिए रिस्क कम चाहिए, पेशेंस चाहिए, बोरिंग डिसीजंस चाहिए, ईगो को साइड पर रखना होता है और यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। जो चीज़ पैसा बनाने में मदद करती है वही चीज़ पैसा डुबाने में भी मदद करती है। एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ। सोचो, एक बंदा है, उसने हाई रिस्क लिया, एक बड़ा शॉट मारा और करोड़पति बन गया। अब प्रॉब्लम ये है वो अब भी वही रिस्क लेने लगता है जो उसने पहले लिया था, लेकिन अब गिरने पर ज़मीन ज़्यादा दूर है, लॉस का दर्द ज़्यादा गहरा है। इसीलिए जो चीज़ स्टार्ट में हीरो बनाती है बाद में विलन भी बन जाती है। सर्वाइवल माइंडसेट जो लोग नहीं रखते। दोस्तों, ये किताब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, गेम को जीतना कम इम्पोर्टेंट है, गेम में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक बार सब खो देते हो तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पैसों की दुनिया में सर्वाइवल इज इक्वल टू रिटर्न है। पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अमीर बनना अचीवमेंट है लेकिन अमीर रहना डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन बोरिंग होता है, स्लो होता है, लेकिन सेफ होता है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, हिस्ट्री उन लोगों से भरी पड़ी है जो पैसा बनाकर भी संभाल नहीं पाए। तो सर्वाइवल ही असल इंटेलिजेंस है। ये किताब हमें बताती है पैसों की दुनिया का सबसे अंडररेटेड स्किल है जिंदा रहना। लोग रिटर्न की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता मैं कितना लंबा सर्वाइव कर सकूंगा। और जो लोग लंबा सर्वाइव करते हैं वही एंड में जीतते हैं। ईगो पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब पैसा आता है ईगो भी आती है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। इंसान सोचता है मैं स्पेशल हूँ, यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखती है मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो, एक गलत डिसीजन सालों की मेहनत ख़त्म कर सकता है। हिस्ट्री की खामोश वार्निंग ये है। तो आप कभी हिस्ट्री उठाकर देखें, बहुत से ट्रेडर्स, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से सेलिब्रिटीज़, सब ने पैसा कमाया, नाम बनाया, लेकिन फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो गया, रिस्क कंट्रोल से बाहर चला गया और फिर सब खत्म। इसीलिए किताब ये कहती है रिच बनना थ्रिलिंग है लेकिन वेल्दी रहना बोरिंग है, और बोरिंग ही सेफ होता है। अमीर रहने वाले लोग हमेशा थोड़ा ज़्यादा बफर रखते हैं, हमेशा वर्स्ट केस अज्यूम करते हैं। वो कहते हैं अगर ये गलत हो गया तो भी मैं ज़िंदा रहूँगा। इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और भाई, सुकून वही पैदा करता है जहाँ मार्जिन साथ आता है। दोस्तों, अगर आप अपनी सारी इनकम शो ऑफ में लगा देते हो, इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं छोड़ते, हर चीज़ मैक्स लेवल पर चला लेते हो, तो ये वेल्थ नहीं स्ट्रेस बिल्ड करता है। वेल्थ का मतलब ऑप्शंस होना, प्रेशर कम होना, फ्यूचर सिक्योर होना,
इस पॉइंट का सबसे पावरफुल मैसेज मैं आपको बताता हूँ। अमीर रहने के लिए हर मौका मिलना ज़रूरी नहीं, कुछ मौक़ों को छोड़ देना ही असल समझदारी होती है। एक बात ज़रूर याद रखना, पैसा तब काम का होता है जब मुश्किल वक्त आए। अगर मुश्किल वक्त में पैसा काम ना आए तो वो सिर्फ नंबर्स होता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा पॉइंट है 6, फ्रीडम। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं पैसा इज इक्वल टू गाड़ी, पैसा इज इक्वल टू घर, पैसा इज इक्वल टू लाइफ स्टाइल। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ पर आकर एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर देती है। पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा चीज़ें खरीदना नहीं बल्कि अपना वक्त कंट्रोल करना होता है। सोचो, सुबह उठना जब दिल चाहे, काम करना जब मन चाहे, नो कहना जब प्रेशर हो, यही चीज़ें सिर्फ पैसे से आती हैं। वक्त पर कंट्रोल रियल लग्जरी होता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ टाइम। आप पैसा वापस कमा सकते हो, चीज़ें दोबारा ले सकते हो, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, वो असल लग्जरी खो देते हैं। एक छोटी लेकिन गहरी कहानी सुनाता हूँ। सोचो, 2 लोग हैं, एक ज़्यादा कमाता है लेकिन हर वक्त बिजी, हर वक्त प्रेशर, हर वक्त किसी का बॉस ऊपर बैठा है। दूसरा थोड़ा कम कमाता है लेकिन अपना शेड्यूल कंट्रोल करता है, फैमिली के साथ वक्त है, नींद सुकून की है। अब बताओ कौन ज़्यादा अमीर है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आज़ादी का कातिल होता है। जब इनकम बढ़ती है, खर्च भी बढ़ता है, कमिटमेंट्स भी बढ़ जाती है और फिर पैसा होने के बावजूद आज़ादी कम हो जाती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और हाँ, ये पैसे को कैद कर देता है। इस पॉइंट का सबसे प्यारा लेसन हमें ये देती है ये बुक। पैसे का गोल इम्प्रेस करना नहीं, फ्री होना है। जो बंदा फ्री है वो कम पैसे में भी सुकून में है, और जो फ्री नहीं वो ज़्यादा पैसे में भी कैद है। आप अपने आप से एक बात पूछो, अगर पैसा मेरे पास है तो क्या मेरा वक्त भी मेरा है? और जवाब नहीं है तो गेम अभी बाकी है। दोस्तों, पैसा आज़ादी के बजाय जंजीर बन जाता है। ये बात थोड़ी सी पेनफुल है लेकिन सच है। ज़्यादातर लोग पैसा कमाकर खुद को और ज़्यादा बंधन में डाल देते हैं। इनकम बढ़ती है तो साथ ही EMI बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, लोगों को इम्प्रेस करने का प्रेशर बढ़ जाता है और फिर एक दिन बंदा कहता है मैं फंस गया हूँ। पैसा चॉइस नहीं देता। असल मसला पैसे के कम होना नहीं होता, असल मसला होता है ऑप्शंस का ना होना। अगर आप बॉस को नो नहीं कह सकते, टॉक्सिक काम छोड़ नहीं सकते, थक कर ब्रेक नहीं ले सकते, तो समझ लो पैसा होने के बावजूद आप फ्री नहीं हो। फ्रीडम का मतलब ये है चॉइस हो, ऑप्शन हो, कंट्रोल हो। एक कहानी जो बहुत लोगों की है। सोचो, एक बंदा है, अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, सोसाइटी में इज्जत, लेकिन रोज़ सुबह हैवी दिल के साथ उठना, काम से नफरत करता, बस बिल के लिए ज़िंदा रहता। और दूसरा बंदा, थोड़ी कम इनकम, लाइफस्टाइल सिंपल, कम चीज़ें, लेकिन अपना वक्त खुद डिसाइड करता, सुकून से सोता। अब सच बताओ कौन ज़्यादा आज़ाद है? साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत क्लियर वार्न करती है, बस दिखाने की रेस कभी ख़त्म नहीं होती। आज बड़ी गाड़ी, कल और बड़ी गाड़ी, आज महंगा फ़ोन, कल और महंगा फ़ोन। और हाँ, रेस में रहकर कोई फ्री नहीं होता। सिंपल ज़िंदगी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जो लोग कम में खुश रहना सीख लेते हैं, लाइफस्टाइल को समझ में रखते हैं, वही मुश्किल वक्त में नहीं टूटते, प्रेशर में गलत फैसले नहीं करते। सिंपल होना ज़रूरी नहीं, ये एक बहुत स्टेबल कामयाबी है। रियल ज़िंदगी में अप्लाई करना सीखो। दोस्तों, अपने आप से पूछो, अगर मैं 6 महीने काम ना करूं तो क्या होगा? अगर मैं आज नो कह दूं तो क्या होगा? क्या मेरी लाइफ मेरे खर्चों के गुलाम बन चुकी है? अगर जवाब अनकंफर्टेबल हो तो वही जगह काम करने की है। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, पैसा तब काम का होता है जब आपको गलत चीज़ से दूर रखने की पावर दे। जब पैसा आपको मजबूर करे, डरा कर रखे, जंजीर बनाए, वो पैसा नहीं ट्रैप होता है। एक बात हमेशा याद रखना, आज़ादी का मतलब ज़्यादा जंजीरें नहीं होना बल्कि कम मजबूरियां होना होता है। दोस्तों, हम सोचते हैं मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जब मैं परफेक्ट प्लान में होऊंगा, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत मैच्योर सच बताती है, लोग रेशनल नहीं रीजनेबल होते हैं। रेशनल का मतलब मैथमेटिकली परफेक्ट, थ्योरिकल बेस्ट। रीजनेबल का मतलब
जब आप इमोशन हैंडल कर सको, जब आपको रात को सोने दे। और हाँ, जो प्लान आप फॉलो ही ना कर सको वो बेस्ट प्लान नहीं होता। बुक्स कहती है मैक्सिमम रिटर्न लो, रियलिटी कहती है जब मार्केट गिरती है दिल घबराता है, जब लॉस होता है हाथ कांपते हैं। इसीलिए थोड़ा कम रिटर्न लेकर भी काम रहना और ज़्यादा स्मार्ट होता है। सोचो, दो इन्वेस्टर हैं, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी लेकिन प्रेशर में बेच देता है, दूसरा थोड़ी मुश्किल स्ट्रेटजी लेकिन एंड तक रखता है। 10 साल बाद दूसरा जीत चुका होता है। डिफरेंट कंसिस्टेंसी। लोग परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट ढूंढते रहते हैं और इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं। रीजनेबल लोग, मैं परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट रहूँगा। पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जो चीज़ आपको गेम में रखे वही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। एक बात ज़रूर याद रखना, फाइनेंस जीतने का गेम नहीं, सर्वाइव करने का गेम होता है। तो दुनिया के सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ ये है, बेस्ट स्ट्रेटजी जीतती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं, फॉलो होने वाली स्ट्रेटजी जीतती है। और फॉलो वही करता है जो आपसे मैच करती हो, जो आपको इमोशनली स्टेबल रखे, जो आपको पैनिक में गलत फैसले ना करने दे। लोग कहते हैं इमोशन साइड पर रखो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। इमोशन आपके साथ पैदा होता है, हर डिसीजन में होता है। स्मार्ट लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इग्नोर नहीं। थोड़ा सेफ प्लान, थोड़ा बोरिंग प्लान अक्सर परफेक्ट प्लान से ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचो, एक बंदा है, थोड़ा कम कमाता है लेकिन हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है, मार्केट गिरे या बढ़े। दूसरा बंदा है, ज़्यादा कमाता है लेकिन हर क्रैश में पैनिक करता है। 20 साल बाद पहला बंदा ज़्यादा आगे होता है। डिफरेंस रीजनेबल बिहेवियर, ओवर थिंकिंग साइलेंट किलर होती है। लोग इतना सोचते रहते हैं, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मूवमेंट, और इसी चक्कर में कभी स्टार्ट ही नहीं करते। रीजनेबल बंदा कहता है मैं आज से स्टार्ट करूँगा, कल बेहतर करता जाऊँगा। इस पॉइंट का पावरफुल मैसेज ये भी है, पैसा उसके पास रहता है जो उसके साथ रह सकता है, जो पैनिक करता है, जो ओवर रिएक्ट करता है, जो अपनी साइकोलॉजी इग्नोर करता है। वो कितना भी स्मार्ट हो, एंड में हार जाता है। एक बात ज़रूर याद रखना, फाइनेंस का गेम दिमाग का नहीं, सब्र का गेम होता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है कि आप पैसा कमाने वाले नहीं, पैसा समझने वाले इंसान बनना चाहते हो। और यही इस किताब की जीत है, क्योंकि द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको अमीर बनने का वादा नहीं करती, ये आपको बर्बाद होने से बचाने का वादा करती है। अगर हम पूरी किताब को एक सेंटेंस में पढ़ना चाहें तो वो ये होगा, पैसा मसला नहीं होता, इंसान का बिहेवियर मसला होता है। हम पैसा कमाकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर केयरलेस हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं और फिर हम कहते हैं मार्केट ही गलत है। नहीं, अक्सर हम खुद ही तैयार नहीं होते। इस किताब का हर पॉइंट आपको चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहा है। पॉइंट नंबर 1, कोई पागल नहीं होता, सब अपनी कहानी से डिसीजन लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, लक और रिस्क को इग्नोर करना, फ्यूचर को ब्लाइंड फोल्ड पहनना है। पॉइंट नंबर 3, जो इनफ डिफाइन नहीं करता वो कभी सेफ नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंडिंग बोरिंग होती है इसीलिए पावरफुल होती है। पॉइंट नंबर 5, पैसा बनाना अलग स्किल है, पैसा संभालना अलग। पॉइंट नंबर 6, पैसा चीज़ें नहीं आज़ादी खरीदता है। पॉइंट नंबर 7, परफेक्ट प्लान नहीं, फॉलो होने वाला प्लान जीतता है। दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंट नहीं थे, ये ज़िंदगी के एयरबैग्स थे। लोग इस किताब को सुनकर कहते हैं बहुत अच्छी बातें हैं, और फिर वही लाइफस्टाइल, वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही कंपैरिजन, वही जल्दी अमीर बनने का जुनून, और फिर कुछ साल बाद काश पहले समझ लिया होता। दोस्तों, समझना काफ़ी नहीं होता, अप्लाई करना होता है। आज रात जब आप सोने जाओ, अपने आप से 5 सवाल पूछना, क्या मैं लॉस इमोशनली हैंडल कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ? क्या मेरा ईगो डिफाइंड है? क्या मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ या लंबा सर्वाइव करना चाहता हूँ? क्या मेरा पैसा मुझे फ्रीडम दे रहा है या मजबूर कर रहा है? अगर इन में से 2 सवालों का जवाब भी अनकंफर्टेबल हो तो यही काम बाकी है। दोस्तों, जो लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, ज़्यादा लकी भी ज़रूरी नहीं, वो बस कम गलतियाँ करते हैं। और पैसों की दुनिया में बड़ी जीत छोटी गलतियों से आती है। इस दुनिया का सबसे महंगा एसेट मेंटल पीस होता है। अगर आप
रात को चैन से सो सकते हो, लॉस के बावजूद काम रह सकते हो, दूसरों के रेस से दूर रह सकते हो, तो दोस्तों आप ऑलरेडी जीत चुके हो। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, पैसा ज़िंदगी का गोल नहीं होता, ज़िंदगी का टूल होता है। जो लोग पैसे को गोल बना लेते हैं वो ज़िंदगी हार देते हैं, और जो पैसे को टूल बना लेते हैं वो ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अगर आप पूरी किताब में कोई एक बात याद रखो तो वो ये है, स्लो हो जाओ, कंपैरिजन छोड़ दो, अपनी साइकोलॉजी पर काम करो और गेम में टिके रहो, पैसा खुद आ जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली, आपको रस्ट से रोका, आपको अपने आप से मिलाया, तो लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करते, जिंदा रहकर जीतने की बात करते हैं।